हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 427th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर। बिग थैंक यू टू क्रिम्स हॉस्पिटल, सिद्धिविनायक इंफ्रास्ट्रक्चर, अपेक्स क्लिनिक, ग्लोबोसाइट एकाउंट्री, ट्राइकोस, लिक्सटर सर्विसिंग वाला, युवा फाउंडेशन, गौ वरदान, बिलोना घी, नागपुर का घी, एंड ऑफ कोर्स कोई व्यक्ति अगर खूबसूरत दिखे तो आप समझ जाइएगा कि उसने आलीशान के कपड़े पहने हैं। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात जिसको लेकर बहुत सारे लोग चिंतित, परेशान बिल्कुल हुए हैं। कोरोना काल ने लोगों की कमर तोड़ दी है। पैसों को लेकर लोग परेशान हैं, दुखी हैं और इस दुख में चल रहे हैं कि क्या बताएं। नौकरी वालों को उतना प्रॉब्लम नहीं गया उनको भी, लेकिन उतना नहीं गया क्योंकि उनकी सैलरीज आ रही थी, कम से कम कुछ सैलरीज तो आ रही थी जिससे EMIs बराबर जा रहे थे। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वो इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा दुखी और इतना ज़्यादा इरिटेटेड हुआ है। जब बैंकों से फ़ोन आ रहे थे, रिकवरीज के कॉल आ रहे थे और रिकवरी के लिए थ्रेटनिंग भी की जा रही थी। बैंकों को लेकर आज एक बड़ी बात, एक बड़ा लेसन, लॉ लेसन विथ आवर वेरी ओन एडवोकेट नितिन गांधी सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेलकम टू राज की बात। 428वें एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। लोगों के पास नहीं है खाने के लिए पराठा और अचार और बैंक उनके पीछे लगा रही है कुत्ते हजार। कैसे देखें इसको? राज सर, टॉपिक बड़ा अच्छा है और अभी तो बिल्कुल काफ़ी सारे क्लाइंट्स आए भी थे जो परेशान है, जो कि खासकर रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े लोन लेते हैं फिर, लेकिन अब बिल्कुल गवर्नमेंट की ऐसी नोटिफिकेशंस आने की वजह से कि कोरोना में सब बंद हो जाए, तो ठीक है, वो बचाने के लिए तो बहुत अच्छा था कि किसी की जिंदगी बचे, क्योंकि डिजीज के बारे में मालूम नहीं था जी, कोविड के बारे में मालूम नहीं था, तो लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी की रोलिंग रुक गई। रोलिंग बिजनेस रोलिंग जो होती है ना जी, वो रुक गई। तो रोलिंग रुक गई मतलब ना पैसा जा रहा है ना आ रहा है, मतलब जो अटका है वो अटक गया। अब ऐसा हो गया कि जैसे थोड़ा थोड़ा मार्केट खुल रहा है, तो लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं भाई हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए जी। तो बिजनेस वालों को खासा प्रॉब्लम हो गया इसमें, सच बात। और जिन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करके रखे थे, फ्यूचर प्लानिंग करके रखी थी, उन सबको एक फुल स्टॉप लग गया है शायद अभी। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा और अपने हार्ड वर्क को, मतलब आप ये मत कीजिए कि कहीं से ये मत डिसहार्टेंड मत होइए, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू इन रिगार्ड्स टू बैंक टुडे, है ना। अब सबसे पहले हम लोग फिर से चले जाते हैं कि बैंक का कानून है क्या एक्चुअल में। बैंक का फॉर्मेशन इसीलिए किया गया था क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय मनी लेंडर्स का बहुत ज़्यादा चलता था कि भैया, जो इलीगल होता था जी। पहले तो इतना बुरा हाल था कि भाई किसी के फादर ने अगर लोन लिया है तो उसके बेटे भी नहीं चुका पाते थे, उनके बेटे के बेटे भी नहीं चुका पाते थे, एक तरह से बंधुआ मजदूर बन जाते थे जी। तो इस चीज को एबॉलिश करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद जो है बैंक का गठन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से जी। अब बैंकों के बहुत सारे काम हैं, सिर्फ ये काम नहीं है कि आपके डिपॉजिट्स को ले लेना और लोन दे देना, सिर्फ ये काम नहीं है जी। अब उनका काम लोगों को हेल्प करना भी है। कई चीजें ऐसी हैं, कई मतलब स्टेट टू स्टेट वेरिफिकेशन बाइफर्केशन है, लेकिन कैसा होता है उसमें कि कहीं पे ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके लोन्स भी होते हैं जी, जो गवर्नमेंट देती है। कई बार आपने सुना होगा कि फार्मर्स के लोन माफ हो जाए, माफ करो, ऐसे कुछ होता है, महाराष्ट्र में भी होता है ये जी। तो वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण होता है ज्यादातर, है ना। और जब हमारा देश में बैंक का इनॉग्रेशन बोल सकते हैं, जब इंट्रोड्यूस हुआ था बैंकिंग कल्चर जी, तब हमारा जो देश था वो कृषि प्रधान देश कहा जाता था, है ना, कि हर किसी के घर में कोई ना कोई एक फार्मर था जी। और हर एक फैमिली के पास एक लैंड हुआ करती थी, या वो कनेक्टेड टू फार्मिंग रहते थे। तो अक्सर ये देखा गया कि जो हायर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो बंधुआ मजदूर बन चुकी है, कि लाला के पैसे नहीं छूट रहे। पुरानी पिक्चर देखे होंगे ना आपने राज, तो कैसा होता है, मेरे माँ के कंगन लौटा दे, तो वो कंगन के चक्कर में 3 पुश्ती निकल गई लेकिन कंगन नहीं वापस आए जी। तो इसके लिए बैंकिंग सेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। बैंक पहले भी थी लेकिन कॉमन मैन के लिए नहीं थी,
जी। वो एक एलिट ग्रुप के लिए हुआ करती थी, बाद में बैंक्स जो हैं वो पब्लिक इन कॉमन के लिए भी आ गई। तो ये होने के बाद जो है बैंक भी एक बिजनेस है जी। बैंक जो चल रही है वो भी खुद कमा रही है, एम्प्लॉयज को दे रही है, उसके भी टारगेट्स होते हैं। अब आज के सिनेरियो में आप देखो तो गवर्नमेंट बैंक्स तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन प्राइवेट बैंक्स जो है उनका तो बिल्कुल बिजनेस कल्चर हो गया है कि भाई उनको डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, और फिर वो उसको कन्वर्ट करते हैं, लोन जो है देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, डिपॉजिटर्स को कुछ पैसे देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं उनके डिपॉजिट्स पे जी। उनको भी खुश रखते हैं, उनको भी खुश रखने की कोशिश करते हैं जी। इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, किसी ने लोन ले लिया, और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ राज, आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम लोन लेने जाते हैं तो हर एक लोन लेने वाले को यही लगता है कि इट इज़ वेरी इजी टू रीपे, ये इसको रीपे करना बहुत इजी होगा मेरे लिए, और वहीं पे आप फंस जाते हो। बहुत से ऐसे बैंक है जो आपको लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं कि सर आपको तो फ़ोन भी आते होंगे अभी कि मेरे से ये लोन ले लीजिए, वो लोन ले लीजिए, पीएल ले लीजिए, पीएल मतलब पर्सनल लोन ले लीजिए जी। तो ये सब जो है फंसाने के हैं, ये छोटे छोटे जाल हैं आप बोल सकते हो, जिससे आपको बच के चलना चाहिए। अब सबसे बड़ा जो एक कहावत कह सकते हैं आप, वो हमारे लॉ में ये है कि बायर्स बिवेयर। बायर्स बिवेयर, यस। ओके। मतलब अगर कल को आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई चेक, कोई एग्रीमेंट को अगर आप साइन करते हो तो ऐसा कोर्ट में माना जाता है कि आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशन पूरी तरह से आपने पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं, और इसीलिए आप उसको साइन कर रहे हैं। कई बार आपने फॉर्म में देखे होंगे एक छोटा सा डब्बा बना होता है, डब्बे में लिखा रहता है आई एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सो एंड सो सो एंड सो। डब्बा टिक मार्क, अपन बिना पढ़े टिक मार्क कर देते, वहीं अपन फंस जाते। ओके सर। अब जैसे समझ लीजिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं क्या, बैंक की इतनी मतलब ज़्यादा कह सकते हैं कि इतना हिडन वो लोग गेम खेलते हैं। मैं बैंकर्स भी अगर सुन रहे होंगे तो बुरा ना माने, क्योंकि मैं एक्चुअली जो फंसे हैं उनके लिए मैं ये शो कर रहा हूँ, जिनको आपने फंसाया उनके लिए कह सकते हैं। क्या होता है सर, उसमें जब एक लोन का फॉर्म होता है, वो लोन का फॉर्म जब कोई भरता है ना, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि 99% लोग उस पर ध्यान नहीं देते, बिकॉज दे बिलीव कि हमारे को पैसा मिल रहा है तो वील पे देम ऑफ, राइट सर। वी डोंट वांट टू गेट इनटू, हमको ये सब परेशानियों में नहीं पड़ना है कि बैंक हमारे साथ गलत तब करेगी जब हम रीपे नहीं कर पाएंगे जी। पर बुरा समय किसी को देख के नहीं आता। लेकिन सर वो सच भी है, कोई तरह से सच ये भी सच है, बिल्कुल सच है ना जी। आप खुद सोचिए ना सर, जब कोई भी बैंक में जाता है, मैं बिल्कुल साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ आपसे जी, तो ऐसा लगता है कि देखिए एकदम सिमिलर है, जैसे कोई क्राइम करता है ना सर, तो उसको लगता है मैं छूट जाऊंगा, सही बात, या पुलिस मेरे को पकड़ नहीं सकती, पर ऐसा होता नहीं है जी। उसी तरह जब बैंक में हम जाते हैं, हम बैंक में लुक्रेशन में रहते हैं, आपको हंस के बात करेंगे बैंक वाले, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, दे विल ट्राई टू डेविएट यू जी। बल्कि उनकी ये ड्यूटी है कि उन्होंने आपको बैठ के हर एक टर्म्स एंड कंडीशन समझाना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है जी। पर ये वो नहीं करते। ये क्या करते, अरे सर आप लो ना लोन, हम बैठे हैं ना, अगर कुछ होगा तो आप हमारे पास आओ ना, हम आपको। पर देखो होता क्या है, जब हम रीपे नहीं कर पाते हैं तो हमको फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, है ना। अब इसमें एक और तरह का प्रॉब्लम है, मैं वो भी बता देता हूँ, जनरली क्रेडिट कार्ड्स वाले कर रहे हैं जी। अगर आज की तारीख में आप कोई बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हो तो वो बोलते हैं आप अपने मोबाइल में ऐप डाल दो हमारे बैंक का जी। तो उसमें जब आप ऐप डालोगे ना तो वो आपको बोलेंगे कि भैया आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को हम देख सकते हैं, तो आप कर दे अलाउ, फिर आप मैसेजेस पढ़ सकते हैं, आप कर देते हैं अलाउ, आपका लोकेशन देख सकते हैं अलाउ। यहाँ पे आप फंस जाते हैं। यहाँ पे अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कहीं पे पापा, मम्मी, फादर ऐसा कुछ नाम है और जनरली आपके फ्रेंड्स के नाम है, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हैं तो उनको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। सच बात है, दैट इज़ ऑल्सो क्राइम जी। अब हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट टेक द इनिशिएटिव टू फाइल एन FIR। सही बात, क्योंकि क्या है, उनको लगता है भाई मैंने भी तो लोन रीपे नहीं किया है, तो मैं तो गलत ही हूँ, तो मेरी FIR नहीं होगी, या कौन ये झमेले में पड़ेगा, है ना। तो ये झमेला नहीं है एक्चुअली, आपको भी फाइट बैक करना पड़ेगा। और बैंक बहुत सारी गलतियां करती है जिसका फ़ायदा वकील उठाते हैं, है ना। बाद में जब आप हमारे पास आते हैं तो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे अब आप चलो आपने लोन ले लिया, आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया, या फॉर्म जनरली राज सर अनफिल्ड रहता है ना जी।
वो सिर्फ बोलते हैं यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, आप साइन करते जाते हो जी। आप ब्लैंक चेक्स देते हो। मैं आपको मेरी एक बात बताता हूँ, एक बैंक है जो कि नेशनलाइज बैंक है, मैं वहाँ लोन लेने गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आप मुझे 6 चेक्स ब्लैंक दो साइन करके, जिसमें डेट नहीं लिखा हो, जिसमें मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ कही कि अगर आप मुझे लोन देना चाहते हो, क्योंकि मेरे पास तो बहुत 10 बैंक पड़ी है लोन देने के लिए, तो आप मुझे ये लिख के दोगे। मैंने मैनेजर को बोला लिख के दोगे कि यू हैव एक्सेप्टेड, कि आप बोल रहे हो कि मुझे 2 ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन चाहिए और 6 ब्लैंक चेक्स पे साइन चाहिए, ये आप मुझे लिख के दो। और कभी भी आप जब बैंक को कोई भी अपना डॉक्यूमेंट देते हो ना, तो आप उसकी फोटोज एटलीस्ट खींच लो, एटलीस्ट आप उसकी फोटोज खींच लो, क्योंकि आपके पास कोई भी डिटेल नहीं होती। सच बात। और क्या होता है, जैसे समझ लीजिए बैंकिंग एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हो, आप अपने बैंकर को ये रिक्वेस्ट करो कि आप इस एग्रीमेंट को फिलअप करो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें क्लॉज होता है कि अगर देखो बैंक भी नागपुर में है जी, हम भी बैंक भी नागपुर में है, मैं भी नागपुर में हूँ, मेरा ट्रांजैक्शन भी नागपुर का है, लेकिन कल को अगर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरा जो केस है वो दिल्ली फाइल कर देते, वो बेंगलोर फाइल कर देते। ऐसा क्यों होता? क्योंकि उसमें क्लॉज रहता। वो भी मालूम है, बहुत बारी एक बस एक ब्लैंक खींचा हुआ रहता है लाइन, जिसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता है, और बाद में वो आपको परेशान करने के लिए उसको फिलअप करते हैं आपके पीठ पीछे जी। तो अगर आप किसी को ब्लैंक चेक देते हो, किसी को आप ब्लैंक ये देते हो, स्टैम्प पेपर्स देते हो अपने नाम के खरीद के, तो बायर शुड बी बिवेयर, आपको बिवेयर होना पड़ेगा। और आपको वहाँ बैंक में ही फोटो खींच लेनी चाहिए कि भैया ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया है, एंड द टाइम द लोन इज एम्बर्स टू यू, जैसे ही आपको लोन मिलता है, गो टू अ लॉयर, एटलीस्ट फाइल अ लेटर कि ये मैंने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है आपने, और ये सब, क्योंकि आपको पैसा मिल गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आप बैंक को ये बोलिए कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, ठीक है। अक्सर ये जो चीज़ें हैं ये मायने रखती हैं और बहुत मायने रखती हैं। कम्युनिकेशन करना, मैंने पहले के भी आपके शोज में कहा है कि बी वेरी कम्युनिकेटिव, और मुंह से मत बोलिए जी, पेन लीजिए और लिखिए, और लिख के जो है उनसे रिसीव कराइए, प्रमाण रहे, बस प्रमाण आपके पास रहना चाहिए। आप आज सोचिए, मैं आपसे पूछता हूँ, जितने लोग इस शो को सुन रहे हैं, आप लोगों सबने थोड़ा बहुत कभी ना कभी लोन लिया होगा जी। सर एक मैसेज भी आ गया है तो सचिन मेश्राम करके, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बोलिए। सचिन मेश्राम करके हैं, वो कहते हैं हाय सर, माय नेम इज सचिन, आई लिव इन नागपुर। मैंने 2018 में लोन लिया था होम क्रेडिट से, अब 10 लाख का लिया था या 1 लाख का लिया, 10 लाख का होगा, 3 साल के लिए। वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, कैन यू हेल्प मी सर? किस तरह की परेशानी कर रहे हैं सचिन, आपको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए तो मैं आपको फिर गाइड करूं। ठीक ठीक। तो ऐसा होता है कि परेशानी अगर उनकी वर्बली है तो फोन रिकॉर्ड करके एफआईआर फाइल कर दीजिए। अगर गाली गलौज दे रहे हैं तो बात ऐसी हो जाएगी कि वो एफआईआर है, वो क्रिमिनल केस बना सकते हैं उसके ऊपर। नोटिसेस में है तो नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं। जनरली राज सर, इसमें क्या होता है कि लोगों की ना आंखें तब खुलती है ना जब अपने ऊपर कुछ फूटता है, घड़ा के फूटता है। जैसे अभी सचिन सर बोल रहे हैं, जरूर उनकी ईएमआई अब फेल हो रही होंगी, इसलिए परेशान कर रहे हैं। क्या होता है, इन्होंने पहले नहीं जाग दिखाई। अब जैसे होम क्रेडिट वाले, ये कभी जो है ना, ये तो ऑनलाइन भरते हैं फॉर्म जी, तो इसका कोई कॉपी आपको नहीं देंगे। आप उनको बोलोगे कि भैया मेरा लोन स्टेटमेंट दो, वो कभी नहीं देंगे। वो बोलेंगे हमारा वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दो, वो कभी नहीं देंगे जी। अब क्यों करते हैं ये लोग कि भाई आप उनके खिलाफ ना जा पाए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उनके पास है। तो जब हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करते हैं, आपस में दोस्त होते हैं, कोई कार खरीदने कुछ करते हैं, तो हम उसकी कॉपीज लेते हैं जी। एक कॉपी आपके पास रहे, एक कॉपी मेरे पास रहे। तो ये चीजों के मामले में आप इवन बैंक के साथ भी ये कर सकते हैं, है ना। और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई बैंक लोन दे रही है तो इसका मतलब है आप कोई लीगल नॉर्म्स में हो, तो उस नॉर्म्स पे बाकी के बैंक भी लोन दे सकती है आपको। ओके। अब इसमें कैसा है, मैं आपको कम्युनिकेशन के ऊपर एक चीज बताता हूँ। मेरा एक होम लोन चल रहा है, तो मेरे सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, मैंने ईएमआई भी टाइम पे भरा है। तो मेरा जो लोन स्टार्ट हुआ था वो 8.40% पर एनम पे शुरू हुआ था होम लोन जी। अभी गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन आया कि जो होम लोन का दर है वो कम कर दिया गया है, तो वो 7 के नीचे आ गया था, 6.80 से के आसपास आ गया था। तो मैंने
मेरे बैंक को एक लेटर लिखा जी कि मैंने बोला कि आपको जब इंटरेस्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है तो उसका क्राइटेरिया क्या है और आपने मेरा क्यों नहीं कम किया, बिकॉज यू आर टेकिंग सो मच ऑफ मनी। अभी होम लोन जो होगा वो 40-50 लाख का होगा, उस पर अगर 1% भी ज़्यादा ले रहे हैं तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो उसमें मैनेजर ने बिल्कुल वो खड़ा हो गया, वो बोला सर आप बैठो ना, वील जस्ट मैनेज एवरीथिंग, ये वो लेटर देने की क्या ज़रूरत है सर, वील हैंडल इट, ये वो। आई डायरेक्टली गेव एन लेटर टू RBI डायरेक्टली, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो RBI की है उनको लेटर दिया, दैट इज ऑल्सो इन नागपुर जी, और वो कहीं भी हो आपको तो बाय पोस्ट भेजना है उनको। तो जैसे ही मैंने वो लेटर भेजा और उसका रिसीव मैंने मैनेजर को दिखाया, ही वॉज शॉक्ड एंड ऑटोमेटिकली जो मेरा अभी लोन स्टेटमेंट है वो 6.85 पे आ गया इंटरेस्ट रेट। तो कितना फर्क पड़ गया, 8.40 से 6.85 पे आया। तो ये क्यों हुआ, ये ऑटोमेटिक बैंक कुछ नहीं करती क्योंकि बैंक को पैसा कमाना है। आई एम अ गुड पर्सन हु इज गिविंग द EMIs, सो देयरफॉर दे आर अर्निंग। वो तो मेरे को कभी फोन भी नहीं करते कि सर आप कैसे हो, क्या हो, क्यों, क्योंकि मेरा टाइमली पैसा चला जाता है जी। तो ये चीज के लिए आपको ही सतर्क रहना होगा सर, अपन लोन लेके भूल नहीं सकते हैं चीजों को। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है सर कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ईगर होते हैं, पैसों की जरूरत होती है, ठीक है, उस समय आप प्लीज ऐसी कोशिश कीजिए कि या तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लीजिए, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो उस समय आप जो 2-4 हज़ार रुपए की फीस खर्च कर दोगे वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जनरली मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं सर इसमें लोन लेना चाहिए क्या, ये टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन लेना चाहिए क्या। तो कभी सजेशन यस का होता है, कभी सजेशन नो का होता है जी, है ना, क्योंकि बैंक जो है ना वो हमेशा चाहती है कि वो एक जीत की कुर्सी पे बैठी रहे और वो हमेशा ही चाहती है कस्टमर हार की कुर्सी पे रहे जी। इसीलिए अगर आप बहुत अच्छे से लोन रीपे कर रहे हो तो आपको और लोन देगी और लुक्रेटिव बनाएगी हर चीज को कि भैया और लेते जाओ। और उनको मालूम है कि एक इंसान की इच्छाएं कभी मरती नहीं जी। भैया घर ले लिया तो कार भी चाहिए, फिर कार 5 साल बाद नहीं चाहिए, फिर बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ने चाहिए, फिर हमको फॉरेन कंट्री भी घूमने जाना है फैमिली के साथ। ये सब बातें मेरे को तो आज तक राज समझ में नहीं आया, लोग वेकेशन के लिए लोन ले लेते और बाद में फिर फंस जाते। तो ठीक है, आप अपनी इच्छाओं को भी इंजॉय कीजिए जी, लेकिन बी वेरी सेंसिबल वाइल, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने को रीपे करना है। ऑलवेज इंश्योर योर लोन। एक हमारे साथ किस्सा हुआ था, हमारे एक वकील साहब थे, बहुत यंग थे, 33 इयर्स के थे। उन्होंने हार्डली 3 महीने पहले कार खरीदी थी टाटा शोरूम से। 3 महीने बाद उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक से डेथ हुई। तो उनका जो कार थी वो कभी भी इंश्योर्ड नहीं थी, मतलब लोन इंश्योर्ड नहीं था कि अगर मुझे कल को कुछ हो जाए या मैं अनहेल्दी हो जाऊं या नॉट फिट टू वर्क हो जाऊं तो दी इंश्योरेंस कंपनी विल पे दी अमाउंट। ठीक है, जनरली लोग इसको ऑप्ट नहीं करते, बोलते अरे मैं तो 30 साल का ही हूँ, मैं तो 35 साल का, मेरे को क्या होगा, मैं तो जिम जाता हूँ, मेरे कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो इसके लिए आप एक चीज और सतर्क रहिए कि जब आप कहीं भी लोन ले रहे हो तो उसको इंश्योर, लोन भी इंश्योर होता है और बहुत सस्ते में हो जाता है वो जी। इसलिए कभी ना कभी हो सकता है, क्योंकि लोन बहुत लंबे समय तक चलता है, 10 साल 15 साल 7 साल 5 साल। तो इस बीच में अगर अपने को किसी भी तरह की ट्रबल रहे तो योर लोन इज इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी विल बियर कि उसको क्या करना है ना, आप अपनी तरफ से बिल्कुल सेफ हो जाते हैं ना। तो ये भी एक तरीका है। अब समझ लीजिए कि हमने EMI बाउंस करना शुरू कर दिया, तो तीसरी EMI के बाद जो है बैंक आपको नोटिस भेजती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कोई लोन है जिसमें कि आपकी घर प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है या कार मॉर्गेज है, तो बैंक अपने से वो जो आपका जो बैंक लोन एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ जी, उसमें वो ऐसा कुछ एक क्लॉज लगाती है कि द टाइम यू फेल दे विल सीज अप योर प्रॉपर्टी। अभी कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ कि यू आर डिफॉल्टर या कुछ भी, लेकिन वो जो आपने उस समय एग्रीमेंट नहीं पढ़ा था उसके चक्कर में, और जो आपने वो चेक्स दिए थे जिस पे अमाउंट नहीं लिखा था, डेट नहीं लिखी थी, ये सब चीज़ें करके वो आपसे वो प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं जी, कि वो प्रॉपर्टी अगर उनके पास आ जाएगी तो दे आर सिक्योर्ड, देयर लोन इज सिक्योर्ड। जो पैसा आपसे ले चुके हैं वो तो हो गया जीरो, वो तो खा पी के खत्म हो गया बैंक के पास। अब बाकी जो अमाउंट है वो इससे वो लेने की कोशिश करेंगे। वो आपके इमोशन से खेलते हैं। जैसे समझ लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि सर आपके ऊपर 20 लाख का बर्डन है
तो आप सोचेंगे, परेशान रहेंगे, लेकिन कल को अगर मैं 10 लोगों को लेकर खड़ा हो जाऊं कि भैया ये घर खाली करो, हमको ये घर पे कब्जा लेना है, सिनेरियो चेंज हो जाएगा, है ना। अब इसमें कैसा है, जो लॉज है ना वो एकदम मतलब फास्ट नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि हमने वो एक तो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जब ये लोग सीजर का लाते हैं, एक इसको बोलते हैं, एक ऑर्डर रहता है, वो जनरली कलेक्टर ऑफिस से पास होता है जी। उसमें ये लोग ऐसी एप्लीकेशन लगाते हैं बैंक वाले कि इन्होंने ऐसा ऐसा लोन लिया था, इसका ये प्रॉपर्टी जो है ये मॉर्गेज है, और हमको ऐसा ज्ञात हो रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये थर्ड पार्टी को सेल ऑफ कर देंगे या इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे या इस पे किसी तरह का लीगल लिटिगेशन डाल देंगे, इसलिए हमको इसको लेना बहुत जरूरी है, हमको इसको जब्त करना बहुत जरूरी है जी। गेम वहां से स्टार्ट हो जाता है आपके अगेंस्ट में। ओके, अब आपको ये अगर रोकना है तो यू हैव टू गो टू DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। यहाँ पे ट्रिब्यूनल बना है, जिस ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस बैठते हैं और वो ये ट्रिब्यूनल को चलाते हैं। हाई कोर्ट के रेंज पे चलता है ये पूरा काम। और अभी आपको सुन के हैरानी होगी कि अभी यहाँ पे नागपुर में वो ट्रिब्यूनल नहीं काम कर रहा है, वहाँ यहाँ पे कोई जस्टिस साहब नहीं है। तो जनरली कभी हैदराबाद और कभी बॉम्बे, ये 2 जगह से काम चल रहे थे, अभी चल रहे हैं। अब कोरोना के बाद शुरू होगा तो पता चलेगा क्या हुआ। अब इसमें क्या होता है, अब जब आप DRT जाओगे ना तो बोलते हैं ना वो कि ऑलरेडी यू आर इन पेन जी, और फिर भी मैं आपको बोलूँ कि 4 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी ना। ऑलरेडी आपको ये प्रेशर आ चुका है फैमिली का और सबका कि भैया मेरी ये चीज़ सीज होने वाली है, मेरी फैक्ट्री सीज होने वाली है, ये हो रही है, सील हो रही है, क्योंकि कलेक्टर ही आ जाते हैं वहाँ पे कराने के लिए, तहसीलदार कलेक्टर। तो अब समझो वो सील होने वाली है जगह जी, तो अब आप DRT मूव करोगे तो DRT में कभी भी हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होता है, उसको फाइल करने के बाद 3-4 दिन का समय लगता है। इसीलिए जब भी बैंक से आपको कोई नोटिस आता है या आपको कलेक्टर ऑफिस से कोई नोटिस आता है जो कि ब्राउन एनवेलप में होता है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसको सीरियसली लीजिए, है ना। अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो आपको आगे जाके ट्रबल होंगी। तो ब्राउन कपड़े वाले ही आपको परेशान करेंगे। जी हाँ, मतलब ब्राउन एनवेलप होता है वो, और वो ऐसा होता है कि लोग जनरली उस पर ध्यान नहीं देते। जब तक आदमी के घर में कोई आता नहीं सीज करने के लिए, तब तक वो लोग ना उसको बहुत लीनियंटली लेते हैं। बाद में कैसा होता है, कानून उनके लिए नहीं होता है, 90 दिन का समय पास होता है, 90 दिन के बाद आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहता है जी। कोई डिफेंस स्टोरी नहीं चलती आपकी। अब कई बार ऐसा होता है राज सर कि ये जो लोन हम लेते हैं ना, तब हमारे को बहुत बड़े बड़े प्लान, मतलब वो करते हैं, प्रोमिस करती है बैंक, लेकिन बाद में वो मुकर जाती है जी। उस समय आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं जी। इसमें भी अगर बैंक आपको फालतू, जैसे कल ही एक मैटर हुआ था, तो कल एक दिल्ली से फोन आया मेरे क्लाइंट को कि मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पे 420 का केस डाल दिया गया है, तुम्हारा चेक बाउंस कर दिया गया है। अगर आप उसको वेरीफाई करें और आपको पता चलता है कि ये सब बोगस है, ठीक है, तो आप तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके FIR फाइल करें इनके खिलाफ में जी। और तुरंत एक लॉयर को अप्रोच करके उनको नोटिस भेजें कि हमने आपके खिलाफ एक FIR फाइल कर दी है, आपकी तरफ से ये गलत काम हो रहे हैं। और आप इसके अगेंस्ट में कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं कि कंज्यूमर को इलीगली आप परेशान नहीं कर सकते हैं। उसका कानून बना है, कानून को फॉलो कीजिए। बैंकों का भी यही रहता है, लेकिन वो कानून इतना लेंदी है कि वो लोग जनरली मतलब आपको परेशान करके, आपको हरास करके, इमोशनली ट्रबल में डाल के ही आपसे रिकवरी करने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन इसका कोई कंप्लेन नहीं डालता। ऐसे एन नंबर ऑफ केसेस है, बहुत हजारों लाखों केसेस है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के नाम पे बहुत सारी पेनल्टी लगाई है बैंकों के ऊपर। तो जैसे अभी मालूम है, पहले राज सर क्या होता था, आपने कार को फाइनेंस किया है जी, है ना, तो कार को फाइनेंस करने के बाद ना एक चाबी वो रख लेते, कार की एक चाबी वो रख लेते हैं जी। अब उसके बाद वो आते हैं आपके घर में और कार को चाबी लगाते हैं और कार लेके चले जाते हैं। टोटली इलीगल काम है ये जी, ठीक है। यहाँ पे जो सीजर का मसला ही अलग है, यहाँ पे कानून ही अलग है उसका। तो इसीलिए आप ये बातों से डरे नहीं। सिर्फ लोन लेना है अगर आपको, तो थोड़ा सतर्क रहिए, एक सेकंड ओपिनियन लीजिए, क्योंकि आजकल के जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए हैं और कुछ लोग हैं, क्या क्या नाम रहते हैं उनके, वो कुछ परसेंटेज लेते हैं, भी हम लोन करा देंगे आपके पेपर। थोड़े कंसल्टेंट्स बोल सकते हैं, लेकिन दे आर ब्रोकर्स जी, जो बैंक से भी पैसा लेते हैं और इधर से भी। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, अपन सीधी बात कर रहे हैं जी।
तो वो क्या हो जाता है, फिर वो अपने 2% कमीशन के चक्कर में तुम्हारी फ्यूचर को दाव पे लगा देते हैं। आप एक बात को समझो, अगर हम किसी ब्रोकर को 2% दे रहे हैं, 4% दे रहे हैं, तो बैंक अपनी जेब से देता नहीं, वो आपकी जेब से ही घुमा के उनको पैसा देता है जी। बैंक का काम पैसा कमाना है जी। अब हो गई बात की, समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी सीज हो गई जी। तो सीज होने के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो आप इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीनियर डिवीजन के सामने, और अगर आप चाहते हैं कि एमिकेबली पैसा दे दें हम, तो आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। वहाँ पे आपको लेकिन पैसा भरना पड़ता है, और वो लोग जो है अगर आपका सीजर रोकते हैं तो एटलीस्ट 20% आपको भरना पड़ता है वहाँ पे। जैसे 1 करोड़ रुपए आपका बचा है, आप डीआरटी में गए कि मेरे को सीजर लेटर आ गया है कलेक्टर की तरफ से, तो वो आपको पूछते हैं, उसमें कई सारी डिफेंस स्टोरीज डाली जाती है, लेकिन उनको भी मालूम रहता है कि इसकी हकीकत क्या है, और ये आपके नाक के ऊपर से पानी जा रहा है इसलिए आप डीआरटी आए हो जी। तो उसमें आपको कोर्ट फीस भी भरनी पड़ती है अमाउंट की, और 20% के आसपास भरना पड़ता है। वो पहले जब ऑर्डर लेते हैं हम तब कि भैया ये भर रहे हैं, तो इसलिए आप इस प्रॉपर्टी को सीज मत कीजिए। तो इस तरह से चलता है ये। मेरा सिर्फ ये कहना है राज सर, ये जो पूरा एपिसोड हम बना रहे हैं ना, ये कानून बहुत लेंदी है और इसमें बहुत सारी फायदे और नुकसान भी है जी। बैंकर्स आपसे बहुत कुछ इलॉजिकल और इलीगल करवा लेते हैं आपके इमोशन से खेल के। अब समझ लो कि मेरी इच्छा है कि मुझे जैगवार गाड़ी खरीदना है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है, तो मैं गया शोरूम में, तो मालूम है राज, मैं ना जैगवार गाड़ी की तरफ ही वो लोग ज्यादा मुझे वो करेंगे, अरे सर देखो ये गाड़ी में ये भी है वो भी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो कभी ये नहीं बताएंगे कि ये जो बैंक का हो रहा है काम, इसमें मुझे कहाँ फंसाया जा रहा है, कहाँ साइन लिया जा रहा है ना। तो ये बातें जहां भी आप साइन कर रहे हो प्लीज आप, और इतने छोटे अक्षर रहते हैं उसके कि मुझे लगता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से ही पढ़ सकते हो आप उसको जी। तो इसीलिए आप उनको ही बोलिए जो कंसर्न बैंक का आदमी है, और मैं आपको लिख के देता हूँ सर, मैं राज की बात में ये आज डंके की चोट पे ठोक के बोल रहा हूँ कि कोई नहीं समझाएगा आपको, क्योंकि अगर वो समझाने बैठ जाएगा तो आप लोन लोगे ही नहीं, क्योंकि उसमें आपके खिलाफ जो लिखा रहता है उसमें ये भी लिखा रहता है कि जैसे 3 EMI मेरी फेल होगी तो बैंक मेरी गाड़ी खींच सकती है, मुझे उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब कायदे से आप ही एक्सेप्ट कर लेते हो, अपना इकबाले जुर्म कर लेते हो कायदे से, तभी तो बैंक जीवन को आप सामने वाले के हाथ में सौंप देते हो, तभी तो आप बैंक के खिलाफ नहीं जा सकते ना कहीं भी, आपके सारे दरवाजे ही बंद हो जाते हैं। फिर वही होता है कि सिर्फ आप झुला सकते हो, तारीखें ले सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, लेकिन लीगली आप फेल हो जाते हो, क्योंकि वहां आ जाता है बायर्स बीवेयर। आपकी सिग्नेचर है, समझो राज सर एक ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक मेरे पास आ गया, आपने मुझे गुड फेथ में दिया, उस पर आपकी सिग्नेचर है, मैंने उस पर उल्टा सीधा अमाउंट डाल के बाउंस करा के आपके ऊपर केस डाल दिया, मेरे से कोर्ट हर चीज पे इंप्रेस हो जाएगी, लेकिन लास्ट में क्या बोलेंगी, ये साइन किया हुआ चेक आपने मुझे क्यों दिया, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सही है ना? सही है। और बैंक यही बोलेंगे कि आपने तो मुझे फिल करके दिया, आपकी EMI बाउंस हुई, हम आपके घर गए, आपने आपके चेक पे हमने लिखा और आपने हमको वो चेक दिया, हमने उसको कराया, बाउंस हो गया, तो आपने हमारे साथ फ्रॉड भी किया, आपने यू हैव प्लेड फ्रॉड विद द बैंक। वो यहाँ पे आ जाएंगे, इस पोजीशन पे चले जाएंगे, है ना? अच्छा। क्योंकि आपके जैसे लोन लेने वाले उनके पास 100 आते हैं रोज के जी, तो वो उससे सीखते जाते हैं और उनको मालूम है कि लोगों के इमोशन से कैसे खेलना। अच्छा, यही बात आपको मैं बताऊं, इसी के लॉज जो है ना US और लंदन में बहुत स्ट्रिक्ट है, इसमें बैंक से खिलाफ चले जाते हैं। US में अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको होम लोन जो है वो 0.8% पे मिलता है। 0.8%? जी हाँ, अगर आपका सब सही रहा तो। और कार लोन जो है वो भी 1% के आसपास में मिलता है। तो ये कैसा है, उस पर बहुत सारा गवर्नमेंट का रेगुलेशंस है। और हमारे हिंदुस्तान में, वैसे तो मैं हिंदुस्तानी, मुझे प्राउड है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अगर आप PL पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो 28% पे भी मिलता है। तो आप खुद सोच लीजिए, 100 रुपये पे 28 रुपये आप दे ही नहीं सकते हो जब तक आप कोई ऐसा इलीगल बिजनेस ना करो जिसमें आपको अनाप शनाप पैसा आया हो, क्योंकि मेहनत का पैसा जो है वो 100 से 28 कभी नहीं बनेगा महीने में, मतलब साल में, लेकिन वो पैसा जो रहता है 5 लाख रुपए भी बोझ बन जाता है अपने लिए। सर, ये जो अधिकार मिलते हैं बैंकों को लोगों से हर चीज लिखवा के साइन करवा लेने के, और ये बात लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं बताने के लिए,
सर ये तो धोखाधड़ी हुई, ये बैंकिंग कहाँ से हुई? धोखाधड़ी नहीं हुई ना, सब कैसा हो गया, आपके साथ धोखा हुआ, लेकिन धोखा कब हुआ राज, आपके साथ धोखा कब हुआ, जब आपने वो धोखे को पकड़ा, तब तक हो जाता लेट, तब तक नाक के ऊपर चले जाता पानी। तो अब उसमें क्या होती है, बैंक क्या बोलती है, अरे तुम धोखे की बात मत करो, तुम ईएमआई नहीं भर रहे, इसीलिए तुम हमारे पे लांछन लगा रहे। तुम्हारे पास है क्या, मेरे को बताओ ना, तुम वो बैंक से बाहर निकल जाओ, तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट है कि तुमने कौन सा चेक दिया था, क्या दिया था, क्या नहीं दिया था, समझ रहे हो। बाद में आप अभी चलो मेरे साथ, मेरे होम लोन में अगर चलोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक भी चेक नहीं दिया है, एक भी ब्लैंक स्टैम्प पेपर नहीं दिया है जी। मैंने उसको एक ही चीज़ बोला बैंक को, तुमको क्या लिखा के होना वो लिख दो, मैं साइन कर देता हूँ। आप समझ रहे हो, वाई यू वांट माय स्टैम्प पेपर्स, कि बाद में वो ये लिख देंगे कि भैया इन्होंने ईएमआई पे नहीं किया इसलिए ये घर जब्त कर सकते हैं, ऐसा मैं एनओसी देता हूँ। पर क्या वो अगर आप ईएमआई नहीं भरते तो वो आपका घर जब्त कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल आप क्लॉज रहते हैं उसमें। इवन राज मैं आपको बोलूँ क्या, आपको एक कोई बैंक ना है ना, आप जाओ बोलना मुझे एक लोन फॉर्म दो, दे विल नॉट गिव यू, दे विल नॉट गिव यू। वो बोलेंगे आपको क्या काम है, हमारा लोन वाला बंदा आ जाएगा आपके घर पे लोन कराने के लिए, आपको लोन फॉर्म की क्या जरूरत है। अरे भैया मैं टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ने के लिए ले जा सकता हूँ ना घर पे, और वो इतना छोटा छोटा बारीक लिखा रहता है कि वो सही में पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी। मैं आपको दिखा भी सकता था, लेकिन क्या होता है उसमें क्लाइंट के नाम लिखे रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपको दिखाना मतलब पब्लिकली सही नहीं रहता है, डिफेमेशन हो जाएगा, किसी का लोन अमाउंट मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, है ना जी। मतलब मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि सबसे पहले तो आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती, कई लोगों को इंग्लिश समझती, हिंदी नहीं समझती जी। होता है ना, प्रॉब्लम जाती। तो सबसे पहले तो आप उसको समझने की कोशिश करो, 1 घंटा बैंक में पानी भी पियो, चाय भी पियो, और वो मैनेजर का सर भी खाओ कि भैया ये तुम क्या लिखा रहे हो, ये चेक तुम मेरे से क्यों ले रहे हो, ये ब्लैंक स्टैम्प पेपर तुम मेरे से क्यों ले रहे हो। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे लोन की आवश्यकता है, तो आप नहले में दहला भी खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, दे दो, फोटोज खींच लो, जैसे आपका लोन डिसबर्स हो गया, आपका काम पर्पस सॉल्व हो गया जी। बैंक को एक नोटिस भेज दो, क्योंकि दिस अमाउंट्स टू डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, ठीक है, ये कंज्यूमर कोर्ट में आ गया, अपन कंज्यूमर चलेंगे, आप समझे, कंज्यूमर जाइए, कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, एप्लीकेशन दीजिए कि मैंने लोन अप्लाई किया था, मुझे बहुत आवश्यकता थी पैसे की, और तो इसीलिए मुझे कंपेल किया गया ये करने के लिए, इट इज़ अ वेरी सॉलिड ग्राउंड, और मैंने वो कंपल्शन में पैसा तो ले लिया, पर आज मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने गलत किया, सो आई वांट दीज थिंग्स बैक। अच्छा तो नेले में दहला होता है ना वो जी, या मैनेजर से पूछेंगे ना क्यों दिया, हाँ। आपने मुझसे क्यों लिया जी, आपके तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज वेरी सिंपल। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो बना जी, ये जो बना, ये कब बना, और इसके ऊपर में क्या कुछ ऐसे चेंजेस आए विद टाइम? अभी रिसेंट चेंजेस है उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, जैसे सितंबर 31 तक कोई भी सीजर नहीं होगा। कोविड के चक्कर में बीच में वो आया था, आपने शायद सुने भी होंगे, बैंक में जो लोग थोड़ा सा वो रखते हैं कम्युनिकेशन कि 3 महीने का ईएमआई आप रुकवा सकते हो जी, लेकिन वो बाद में आपको भरना पड़ेगा, माफ नहीं होगा जी, है ना। फिर बैंकिंग रेगुलेशंस में ये आया कि बैंकिंग रेगुलेशंस क्या है ना, एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, कमर्शियल भी है, फिर लोगों के लिए भी है, इंडस्ट्रीज के लिए भी है, प्रोजेक्ट फाइनेंस भी करता है, पीएल भी देता है, क्रेडिट कार्ड भी देता है, तो ये सबको रेगुलेट करता है, वो चैनलाइज करता है, क्योंकि बैंक अलग अलग है, कुछ प्राइवेट है, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स है, कॉर्पोरेट बैंक्स है, स्टेट के बैंक्स है, कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स है, तो ये सबको एक चैनल पे चलाना है इनको। जैसे कोरोना काल में अभी लोग ईएमआई नहीं भर पाए, लोगों के पास पैसे ही नहीं थे जी, तो अब जब्तियां शुरू हो रही हैं। नहीं 31 सितंबर तक कोई जब्ती नहीं। अच्छा जी, क्या लोगों को थ्रेटनिंग कॉल्स आ सकते हैं? बिल कैसे कर सकती है यार, थ्रेटनिंग अमाउंट्स टू क्राइम। क्या लोगों के घर पे लोग आकर रिकवरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते वो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ये सब फालतू बातें हैं। और आपके घर में अगर कोई आता है तो उनको झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनका वीडियो बनाइए और सीधा पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। ये मैं आपको स्पष्ट शब्दों में समझा रहा हूँ, क्योंकि वो क्या होता है, रिकवरी वाले एक दिन प्यार से बात करते हैं, फिर उनको भी लगता है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, फिर वो 4 दिन बाद आपको आके गाली गलौज करते हैं। कई मैटर ऐसे मेरे पास गाली गलौज, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जिनके बारे में बता रहा था, एक हमारे क्लाइंट है,
उनका 6 करोड़ का इंडस्ट्रियल लोन है जी। ठीक है, अलग अलग बैंकों से है, लेकिन सब प्राइवेट बैंक हैं और सबसे अलग अलग से है और काफ़ी इंटरेस्ट के फ्लक्चुएशंस भी है उसमें। तो वो लोग कई बार आते थे, उनकी फैक्ट्री में आके तमाशे करते थे, गाली गलौज, मतलब थोड़े झगड़े वाली बात कि देना ही पड़ेगा। अब आप एक इंडस्ट्री के ओनर के टेबल पे बैठ के चिल्ला रहे, तो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले स्टाफ को क्या आप मैसेज पहुंचा रहे हो? आप समझ रहे हो कि तुम्हारा मालिक जो है वो डिफॉल्टर हो गया, डिफॉल्टर हो गया। हाँ। तो डिफॉल्टर मालिक को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। जैसे आज की तारीख में मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री भैया डिफंक हो चुकी है, बंद होने वाली, तो मैं फट से क्या सोचूंगा कि मैं जॉब चेंज कर लूँ। सही बात। या जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो क्या सोचेंगे, हमारा फ्यूचर अंधकार में है। ये मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, सही बात, दुकान से रिलेटेड लोगों की बात कर रहा हूँ। सच बात। तो इसमें क्या था, मैंने एक FIR फाइल किया था MIDC पुलिस स्टेशन में जाके। ये बात हो रही है जब फर्स्ट कोरोना में लॉकडाउन हुआ था, ये तब की बात है जी। तब उसमें ऐसा है, देखो उसमें वो जो उनकी इंडस्ट्री थी वो प्लास्टिक का कुछ मैन्युफैक्चर करती थी जी। तो पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया। तो प्लास्टिक बैन होने की वजह से उनकी फैक्ट्री बंद हो गई जी। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कई बार रेगुलेशंस बदलती रही प्लास्टिक के लिए कि इस तरह का यूज करो, इस तरह का मत यूज करो। उस चक्कर में लोग फंसे रहे। उसके बाद जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि उन्होंने अपना चेंज कर दिया कल्चर की, चलो हम प्लास्टिक नहीं कुछ और बनाते हैं, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल लोन लिया। 2 महीने के अंदर कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन लग गया, फिर 1 साल लॉकडाउन रहा, फिर 2 महीना अभी खुला, फिर लॉकडाउन हो गया। तो हाउ अ पर्सन विल रीपे, है ना। अब वो कंपनी तो बोलती है भाई आपने लोन लिया था, ये आपका लुकआउट है, आपको पे करना होगा, भले आप किडनी बेच के रीपे करो जी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा बस आप सबसे ये कहना है, डिस्कशंस तो बहुत सारी हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, गाड़ियों के तो कई एग्जांपल है, खींच खींच के ले जाते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि बायर बिवेयर, ठीक है, जोश में आके होश खोने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पहले आप समझ लो उनके टर्म्स एंड कंडीशन को, जो पसंद है उस पर साइन करो, जो पसंद नहीं है उसको आप अपने हाथ से स्ट्राइक ऑफ भी कर सकते हो। जैसे एक एग्रीमेंट तैयार हुआ है, उनका तो पूरा लिखा हुआ रहता है, कंप्यूटराइज होता है जी। आपको समझ लीजिए क्लॉज 5 समझ में नहीं आ रहा है तो स्ट्राइक ऑफ करके आप मैनेजर को दे दीजिए। उस पर भी बहुत सारे नेगोशिएशन होते हैं, उस पर वो आपको बोलेगा नहीं आपको करना ही पड़ेगा, बोला मेरे को लोन नहीं चाहिए भाई। नागपुर शहर में जितने भी लोग बैंकों से पीड़ित हैं, बैंकों की तकलीफों से जूझ रहे हैं जी, क्या वो लोग सीधा वकील के पास जाकर इस चीज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं? दूसरा ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। ये भी सही है, ये भी सही है। सर एक आखिरी सवाल आपसे मेरा कि बैंक एक अलग लेवल की मेंटल प्रताड़ना करता है, प्रताड़ित कर देता है पूरी तरीके से। एक तरफ पैसे भी ले रहा है, एक तरफ बेइज्जती भी कर रहा है, एक तरफ मेंटल टॉर्चर भी कर रहा है, और इस चीज़ के चक्कर में व्यक्ति सुसाइड भी कर रहा है। बिल्कुल करते हैं लोग, आए दिन हम खबरें अखबार में पढ़ रहे हैं, और ये कोरोना की बिल्कुल बाद की खबरें हैं। क्या कोई परिवार का सदस्य अगर उसने अपने आप को हैंग कर लिया किसी बैंक के चक्कर में, क्या वो परिवार उस बैंक के ऊपर में केस कर सकता है? वो तो छोड़ो, केस कर सकता है क्या, उसकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी, उसकी विडो के सर पे चढ़ जाएंगे जाके बैंक वाले। 13 दिन रुकेंगे अगर हिंदू होगा तो, मुस्लिम और क्रिश्चियन होगा तो 40 दिन रुकेंगे। हो गया ना, हमारे पैसे, ये फैक्ट है। इसीलिए भाई लोग, दोस्त लोग मेरे, आप लोग ये स्टेप बिल्कुल मत सोचना कभी लाइफ में कि हमने हार मान लिया। जिनको भी लाइफ में ऐसा लगे कि मुझे सुसाइड करना है, तो राज और मेरे दरवाजे खुले हैं, आप आइए, बैठेंगे, बोल्डली उसको डिस्कस करिए बैंक से। रीपे तो हम करना चाहते हैं, बस अपने दिल में ये रखिए कि मुझे डुबाना नहीं है पैसा, मुझे रीपे करना है। अगर आपके, जिसे बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी। एक चींटी जो होती है वो भी इतना बड़ा गोला उठा लेती है ना, छोटी सी होती है जी। तो आप वह मत सोचिए कि मेरे पास इतना बड़ा बर्डन आ गया है। हर बर्डन का एक सॉल्यूशन है, बस सही तरीके से चलिए, सही ट्रैक से चलिए। इसमें एक बात ऐड ऑन करता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। जैसे क्या होता है जनरली, मालूम है, बिजनेस में किसी ने 10 लाख का लोन लिया जी, वो बैंक परेशान कर रही है, तो ये बैंक से, अभी ये जो लोन है ना 8% पे लिया हुआ है जी, तो ये बैंक के पास जाएंगे, उस पर 10% का लोन लेंगे,
इसका पैसा चुकाएंगे, बाकी पैसा धंधे में लगाएंगे। फिर ये आया सर पे चढ़ गया, फिर इससे पैसा लेंगे 14% पे, 20% पे, लोकल फाइनेंसर से पैसा लेंगे। बिल्कुल लोकल फाइनेंसर के पास जाने की जरूरत नहीं भैया, लोग बैंक पलके बिछा के बैठी आपको लोन देने के लिए। क्यों 2% और 1% पे पैसा चाहिए आपको? आप समझ रहे हो ना जी। सिविल खराब है क्या, हमारे पास आइए, हमारे पास सॉल्यूशन है जी। हर चीज का लीगल सॉल्यूशन है। अगर आपको मैं समझा देता हूँ, सिविल आपका खराब है, गो एंड बाय एक्टिवा गाड़ी और बुलेट 2 व्हीलर खरीदिए, ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खरीदिए, उसको प्रॉपरली रीपे कीजिए, आपका सिविल स्कोर 600-700 से ऊपर चला जाएगा, यू आर अगेन एलिजिबल, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप समझे? तो इसीलिए ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक 2 व्हीलर को 2-3 साल यूज कर लीजिए, अपना सिविल स्कोर ठीक कर लीजिए, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है ना। पेशेंस और हिम्मत तो हारना ही नहीं है सर, अपने को हारना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक घर जा रहा है ना, दूसरा ले आएंगे अपन बैंक से, कोर्ट से छीन के वो घर ले आएंगे वापस। वो भी मैं आपको आज बोलता हूँ कि कोई चीज़ अगर बैंक ने खींच ली, इसका ये मतलब नहीं है बैंक की प्रॉपर्टी हो गई। बहुत है आपके पास, बहुत बहुत बड़ा कानून है। आप ये मत सोचिए कि बैंक ने छीन लिया तो दैट इज़ द एंड, अब मैं जाऊँ सुसाइड करूँ। सुसाइडल इज़ नॉट दी ऑप्शन, क्योंकि लाइबिलिटी ख़त्म नहीं करती बैंक। वो भी आपके वो एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि कल को मैं मर गया तो मेरे लीगल हेयर भरेंगे पैसा। इसलिए मैं आपको बोला कि आप अपने लोन को इंश्योर्ड कर लो। आप अपने लोन को, हर लोन इंश्योर होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इंश्योरेंस कंपनी खड़ी है, और आजकल तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं उस पर। लेकिन क्या होता है सर, जैसे समझो कार खरीदी हमने, अब कार खरीदी मैंने 50 लाख रुपए की, अब उसमें बोला सर 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा लो जी, कि भैया कल को ले लोन का इंश्योरेंस। सर मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल 20,000 रुपए का आता है, उसके ऊपर में 1200 या 1400 रुपए का 1700 वगैरह का इंश्योरेंस लोग नहीं लेते, बाद में फंस जाते हैं जी, बाद में वो जीरो हो जाता है जी। लेकिन वही अगर उस समय 1200-1500 का थोड़ा दिल बड़ा कर लिया आपने, तो आपको 1 साल 1.5 साल कोई टेंशन नहीं रहती। उसी तरह गाड़ियों में है, लोन में भी है भैया, आपको यह सेटिस्फेक्शन रहेगा कि कल को मैं अगर नहीं रहा तो कोई तो है। अब कोरोना में तो यार इट इज फैक्ट कि तो उम्र अब रहा नहीं कि मौत कब आएगी जी। आपकी डेथ होती है, योर फैमिली इज फ्री। आज मेरी डेथ होती है, माई फैमिली इज गेटिंग अ होम, दैट इज ऑल आई नो कि वो इंश्योर्ड है जी। तो आप अपने स्पाउस से भी जो लोन्स लेते हैं वो भी डिस्कस कीजिए। अपने घर में अगर बच्चे बड़े हैं तो उनसे भी इस चीज़ को डिस्कस कीजिए, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है जी, है ना। तो क्या होगा, कल को आप तो रहोगे नहीं खुदा ना खास्ता, लेकिन आप रहोगे नहीं तो एटलीस्ट उनको ये तो मालूम रहेगा कि फाइल कहाँ रखी है और क्या क्या हमारे घर वालों ने करके रखा है जी। तो एटलीस्ट उस समय वो बहुत बुरी इमोशनल कंडीशन में होंगे, पर लेकिन वो सही स्टेप लेंगे। बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी बात बोली सर। आज इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि नागपुर शहर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, जिसको लेकर इस विषय पे आज बात करना ज़रूरी था। आप भी बहुत दिनों से चाहते थे कि ये बात आप लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज उसका एक अध्याय और हमने पढ़ा लॉ लेसन्स में। अगले हफ्ते फिर एक मुद्दे पे बात होगी इन आर क्लासेस ऑफ लॉ लेसन विद एडवोकेट नितिन गांधी। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, और बात करने के बाद आप एक बात ज़रूर बोलते हैं तो वो आप बोल दीजिए तो मैं शो खत्म करूँ। मैं ये बोलना चाह रहा था लास्ट में, अभी राज मेरा मज़ा लेता है तो ऐसा था कि देखिए कुछ भी होता है, जैसे अपनी सिग्नेचर है, अपना थंब इम्प्रेशन है, आप इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए अब, क्योंकि चीज़ें जो हैं आप सब आपके पैन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ने लगी। पहले कैसा होता था, किसी ने महाराष्ट्र में लोन लिया तो वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके पंजाब रहने लग जाता था, तो वो और बच जाता था। मतलब वो अपने आप को सोचता था कि मैं राम हूँ, वहाँ शाम बन गया और रह लिया, मेरी फैमिली भी रह गई। अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि आधार कार्ड में आपकी वाइफ जो है वो भी कनेक्टेड रहती हैं, बच्चे होते हैं वो भी कनेक्टेड रहते हैं। आप तो भाग जाओगे, आप झेल भी लोगे, चलो वैसे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये लोग को आप अपनी फैमिली को नहीं बचा पाओगे। मतलब ये ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स करवा लेते हैं आपसे। अब आपने अगर मेरे जैसे आदमी को एक ब्लैंक स्टैम्प पेपर दे दिया तो आपको तो रात में नींद नहीं आनी चाहिए कि मैं कल क्या लिख के आपके ऊपर केस डालूंगा, और उस पर आपकी साइन भी है, अंगूठा भी है। आप क्या कर लोगे? दोनों विटनेस मेरे होंगे। कोर्ट सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, ये आपकी साइन है क्या? आप बोलोगे यस, मैटर ओवर। इसका मतलब आपके ऊपर पूरी लायबिलिटी आ गई। इसीलिए प्लीज़ आप बिवेयर हो जाइए। और
लोन लीजिए, लेकिन एकदम क्रेजी मत हो जाइए, है ना, कि कोई लोन लेना ही है, हमको करना ही है। बिल्कुल सच। 3-4 लोगों से पूछिए ना क्या प्रॉब्लम है, 2-4 बैंक घूमिए, और उसको जो भी आप लोन लेने जाओ ना तो हमेशा बोलना, यार दूसरा फलाना बैंक तो बोल रहा था चेक की जरूरत नहीं है यार, आप क्यों बोल रहे हो चेक की जरूरत है, जान दो आपसे नहीं चाहिए। वो तो कस्टमर चाहते हैं, उनको कस्टमर चाहिए, तो वह आपके कुछ भी करेंगे, है ना। तो ये चीज़, और रिकॉर्ड भी कर लीजिए आप फ़ोन पे कि मेरे को 6 ब्लैंक चेक क्यों देना है, क्या देना है। मैं महिंद्रा की गाड़ी खरीदने गया था, मैंने एक काम किया था, जब मैंने मैनेजर को रिकॉर्डिंग सुनाया ना, वो बिल्कुल उड़ गया था सीट से कि सर आप तो हमारी जॉब ले लोगे, बोले आपको क्या होना आप बोलो, लेकिन ऐसा मत करो। मतलब मेरे को हर चीज़ राइटिंग में दे दो आप, कि आपने मेरे से इतने डॉक्यूमेंट्स मंगाया है, और वो ये सब बातें हैं, तो आपकी लाइबिलिटी हल्की हो जाती ना। सही बात है। और बाद में सर आपके पास भी एक प्रमाण रहता है, और जो प्रमाण है वो अपने आप में लिटरली बता रहा हूँ राज, आप लोग जब ये केस लेके हमारे पास आते हो ना, हमारे पास 0 डिफेंस होता है, 0। और बाद में लोग ये बोलते हैं अरे यार हमारा लॉयर कुछ कर नहीं पा रहा है। हम क्या करें, पहले ही आपने पूरी उसकी वाट लगा के रख दी हो केस की, आप पहले हर जगह साइन अंगूठा दे के आए हो, और उसकी कॉपी तक नहीं है आपके पास, आपके पास उसकी कॉपी तक नहीं होती है। और बैंक हमको कॉपी नहीं देती, बैंक हमको स्टेटमेंट नहीं देती, बोले क्या करना है स्टेटमेंट का, तुमको कोर्ट में देख लेना। आप समझ रहे हो, ये सब बातें होती क्लाइंट के साथ। जब तक मुर्गी अंडे दे रही है वो अच्छी लगती है, एक बार मुर्गी ने अंडे देना बंद कर दिया तो उसको काट के खा जाते हैं, ये विधि का विधान है। कोई बिना अंडे वाली मुर्गी को पालता नहीं घर में, वो लाइबिलिटी होती है। ये लाइबिलिटी होगी ना, तो बैंक खत्म करती है उसको। बैंक को तो मजा है ना, 20 लाख का लोन लिया, 2-4 लाख रुपए दिया, फिर 30 लाख की प्रॉपर्टी लेके आ गए, तो बैंक तो विन विन सिचुएशन हो तो चाहती है करना, सीधी सी बात है। आपकी 30 लाख की प्रॉपर्टी में 20 लाख रुपए लोन देती, तो या बैंकों से लो मत, और बैंकों से लो तो पूरे विधि विधान के साथ लो, और 100% अगर आपको ये लोन देने से इनकार कर देते हैं इस बातों के लिए, तो फिर आप मुझे एक पर्सनल मैसेज डाल देना फेसबुक पे, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा क्या है। सर आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज राज की बात में एडवोकेट नितिन गांधी के साथ हुई हमारी लॉ लेसन्स, बैंकिंग को लेकर, लोन्स को लेकर, रिकवरी को लेकर, प्रोटेक्शन राइट्स पता चले। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है जो आपको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर में जवाब आपको व्यक्तिगत रूप पे चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप एडवोकेट नितिन गांधी को भी मैसेज कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो है राज की बात, और वो ये है कि जिस दिन शेर को डिक्लेयर किया गया कि ये जंगल का राजा है, बड़ी अच्छी कहानी सुनिएगा, कि जिस दिन शेर को डिक्लेयर किया गया कि ये जंगल का राजा है, तो सभी जानवरों को बुलाया गया, और जानवरों को जब बुलाया गया तो अनाउंसमेंट हुआ, तालियां बजी, शेर को लेकर सब ने सर झुकाया, शेर प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। लेकिन बहुत देर तक शेर को हाथी दूर से खड़े होकर देख रहा था। गेट टुगेदर ख़त्म हुआ, ख़त्म होने के बाद सब लोग जा रहे थे, जाते जाते शेर ने हाथी को आवाज़ दिया, अरे हाथी भाई सुनो तो। हाथी बोले, बोलिए भाई, या क्या बोलूँ राजा जी। अरे बोले टॉन्ट मत मारो, ये शेर को भी पता है कि ये शेर का सवा शेर भी है, मुझे राजा रहने दो, मैं तुम्हें वो रहने दूंगा जो तुम हो। हर बाप का दादा होता है, यह हकीकत है। और हिंदुस्तान इतना खूबसूरत देश है, यहाँ का संविधान इतना खूबसूरत है, यहाँ का कानून का स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर हकीकत है कि एक किसी को भी दबाया नहीं जा सकता, किसी को भी कुचला नहीं जा सकता। लोग हैं आपको बचाने के लिए, वो सब जो किसी आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं और ये सोचते हैं कि मुझे सुसाइड करना है, कृपया सुसाइड न करें। अगर आपको मरना ही है तो आर्मी ज्वाइन करें और बॉर्डर पे अपने प्राण गंवाएं, ताकि पूरा देश आपको सम्मान दे। सुसाइड करना कोई भी चीज़ का सलूशन नहीं। और कोई प्रॉब्लम हो तो राज की बात है। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ मस्त रहें। कोई भी तकलीफ आए उसको तकलीफ को छोटी रहने दें और वो व्यक्ति ढूंढे
जो उसका सोल्यूशन दे दे, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सोल्यूशन। करेक्ट। जिंदा रहें। जय हिंद।